पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की गतियां जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होती है घूर्णन, तो दूसरी होती है परिक्रमण। पहली गति घूर्णन है, दूसरी परिक्रमण है। पहले हम घूर्णन के बारे में जानकारी करेंगे। जब पृथ्वी अपने धुरी पर अर्थात अक्ष के सहारे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तब उसे घूर्णन कहते हैं। और इसके लिए एक अंग्रेजी में शब्द आता है रोटेशन। तो जानते हैं कि घूर्णन से क्या क्या होता है कि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है, और जो घूर्णन गति है इसी को परिभ्रमण गति के नाम से भी जाना जाता है। घूर्णन गति को किस नाम से जानेंगे? परिभ्रमण के नाम से भी जानेंगे। और घूर्णन गति को ही यानी कि घूर्णन गति से ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो सूर्य का चक्कर लगाने में उसकी दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर। सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लेती है। कितने लेती है? 24 घंटे। इसको हम एक दिन भी कह सकते हैं। 24 घंटे कह दें या एक दिन कह सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट जो टाइम है वो 23 घंटे 56 मिनट। क्या है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, लेकिन इसको लगभग में हम एक दिन बोल देते हैं या फिर इसको 24 घंटे कह सकते हैं। उसके बाद में आता है नक्षत्र। नक्षत्र दिवस क्या होता है? नक्षत्र दिवस सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाते हुए इसकी गणना की जाती है। यानी नक्षत्र दिवस जो है उसमें सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाते हुए नक्षत्र दिवस की गणना की जाती है, और इसकी अवधि जो है वो 23 घंटे 56 मिनट है। क्या है? 23 घंटे 56 मिनट है। लेकिन इसमें सौर दिवस, ये आप सौर दिवस हो रहे हैं, देख रहे हैं, सौर दिवस का समय 24 घंटे है। सौर दिवस का समय 24 घंटे है, लेकिन इसमें है 23 घंटा 56 मिनट। यानी कि जो 4 मिनट इसमें से नक्षत्र दिवस का बचता है वो आगे आने वाले 4 मिनट, यानी कि जो 4 मिनट है आगे आने वाले वर्षों में यही 4 मिनट जुड़ करके 4 वर्षों के बाद में फरवरी जो है आपकी 29 दिन की हो जाती है। फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। तब इसको हम लीप वर्ष अर्थात अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। सौर दिवस, इसकी अवधि बता चुका हूं, 24 घंटे हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य को गतिहीन मानकर, सूर्य को कैसा माना जाता है? गतिहीन माना जाता है। उसको अपने ही स्थान पर माना जाएगा। गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमण अर्थात सूर्य के चारों ओर की गणना दिवसों में की जाती है। किसमें करते हैं? दिवसों में, यानी कि दिनों में इसकी जब इसकी गणना की जाती है तब उसको सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, परिक्रमण। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर अर्थात धुरी पर चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष अर्थात धुरी पर चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो इस गति को परिक्रमण कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और इसी को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। वार्षिक गति, वार्षिक मतलब ये सूर्य का चक्कर लगाने में 1 साल समय लेती है।
और घूर्णन गति को हम दैनिक गति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें दिन रात हुआ करते थे। और इसको वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि इसका समय जो है 365 दिन 6 घंटे। कितना है? 365 दिन 6 घंटे। जो इसका एग्जैक्ट समय है वो मैं आप इसमें बता रहा हूं तुमको। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। क्या है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। और इसको हम लगभग में 365 दिन 6 घंटे मान लेते हैं। ठीक है ना? इसकी नोट में परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे कि पृथ्वी अक्ष पर घूमने के साथ साथ में सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है, तब इस गति को हम परिक्रमण से संबोधित करते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है तो इसको जियाड के नाम से जाना जाता है। क्या जाते हैं? जियाड के नाम से संबोधित करते हैं। कभी कभी ये पूछ देते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है, अर्थात पृथ्वी की आकृति क्या है, तो आप लोग बताएंगे पृथ्वी की आकृति जियोड है। और जियोड का तात्पर्य होता है पृथ्वी जैसा। क्या मतलब? पृथ्वी जैसा, उसी को जियोड नाम दिया गया है। अंडाकार जो मार्ग है हमारी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, इसको भूकक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भूकक्षा के नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानेंगे। फिर बात करते हैं उपसौर और अपसौर क्या होता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब अधिकतम दूरी होती है, क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब अधिकतम दूरी होती है तब इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं? अपसौर। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है, ये तो हो गई आपकी अधिकतम दूरी, और ये हो जाएगी आपकी न्यूनतम। यानी न्यूनतम दूरी जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होती है उसको उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और ये घटना जो है 3 जनवरी को देखने को मिलती है। यानी उपसौर 3 जनवरी को होता है और अपसौर 4 जुलाई को होता है। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को, और उपसौर 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो इस प्रकार से पृथ्वी की 2 गतियां थी, घूर्णन और परिक्रमण। इनके दिन का छोटा होना तथा दिन का बड़ा होना। पृथ्वी का धुरी पर ना झुका होना, तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी पर दिन रात हमेशा बराबर होंगे। क्या होगा? अगर हमारी पृथ्वी धुरी पर ना झुकी हुई हो तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे। अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करे, अगर सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी ना करे तो क्या होगा कि एक गोलार्ध में यहां से एक उत्तरी गोलार्ध है ये, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्ध है। यानी एक गोलार्ध में दिन सदा बड़ा होगा, एक गोलार्ध में क्या होगा? दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। इसके विपरीत में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में
रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ये जो है ये परिक्रमण पृथ्वी हमारी ना करे तो ये परिवर्तन हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। अगर ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जानते भी हैं कि ये हमारी विषुवत रेखा जो है इसकी वैल्यू 0 डिग्री है और इस पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? 2 डेटें हैं। एक डेट ये है 21 मार्च और दूसरी है 23 सितंबर। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। और दिन रात बराबर होने का कारण यह है कि प्रकाश वृत्त जो है इसको 2 भागों में बांटता है। प्रकाश वृत्त क्या करता है? 2 भागों में बांट दिया है। इसीलिए विषुवत रेखा को छोड़कर, मतलब विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुवत रेखा को छोड़कर अन्य सभी भागों में दिन रात की लंबाई में अंतर होगा। यानी अगर विषुवत रेखा तो पता हो गया दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को, परंतु अगर इसको छोड़ दें तो अन्य जितने भी भाग हैं जैसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों गोलार्धों में आपको दिन रात की लंबाई में जो है लंबाई में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अतः विषुवत रेखा से यानी अंतर जब देखने को मिलेगा तो अगर हम विषुवत रेखा से 21 मार्च 23 सितंबर से, मतलब 21 मार्च से चलेंगे और 23 सितंबर तक की अवधि में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? यानी 21 मार्च से 23 सितंबर चल रहे हैं तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी मई, जून, जुलाई क्या होगा? अधिक से अधिक उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी। उत्तरी गोलार्ध में आप क्या होगा? सूर्य का प्रकाश जो है 12 घंटे प्राप्त करेगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे प्राप्त करेगा। क्यों प्राप्त करेगा? क्योंकि यहाँ पर 21 मार्च से 23 सितंबर की हम डेट में चल रहे हैं। जब सूर्य यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे प्रकाश अधिक से अधिक प्राप्त करेगा तो अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाया जाए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाया जाए तो दिन की लंबाई और बढ़ेगी, यानी कि दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। तो क्या होगा कि जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर बढ़ते जाएंगे तो विषुवत रेखा से बढ़ते जाएंगे ध्रुवों की ओर, तो ध्रुवों पर एक दिन ऐसा आएगा कि 6 माह का दिन होगा। क्या होगा? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अर्थात ध्रुवों पर 6 माह का दिन होगा। जब ये तो बात करी हमने 21 मार्च और 23 सितंबर से, जब 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि में चलेंगे, 23 मार्च, 23 सितंबर और 23 सितंबर 21 मार्च की अवधि में चलेंगे तो क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे अधिक प्राप्त होगा या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा कि दिन की, मतलब इसमें इस क्षेत्र में दिन बड़े होंगे और रात छोटी होंगी। तो क्या होगा? विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो प्रकाश तो पा ही रहा है अधिक से अधिक, मतलब दिन की लंबाई भी बढ़ती जाएगी और दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी तो ध्रुवों पर 6 माह का दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्रुवों पर 6 माह के दिन प्राप्त हुए, परंतु दिन की अवधि में बढ़ती जाएगी तभी ऐसा यहाँ पर होगा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए दोनों गोलार्धों में, एक उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में अर्थात दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, बस। धन्यवाद।